Hello everyone. So this is Pooja, and today we are going to start our chapter 17, that is emergence of Swarajist socialist ideas, revolutionary activities and other new forces. इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे. पिछली क्लास में हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ा था एंड अब हम शुरू करेंगे कि जो स्वराजिस्ट थे वो कौन थे. एमर्जेंस ऑफ स्वराजिस्ट. ठीक है. सो गाइज कीप योर बुक इन फ्रंट ऑफ यू. आफ्टर दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इजीली वट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग हियर. ओके. सो सबसे पहले बात करेंगे मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगी एक स्टोरी की फॉर्म में. आप इसी बुक को रीड करिएगा. जब आप मुझे सुनोगे और इसकी रीडिंग करोगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी. देखो क्या होता है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि गांधी जी ने ना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का विड्रॉ कर लिया. देखो गांधी जी को अरेस्ट कर लिया था मार्च 1922 में और उनको सजा हो गई, जेल अरेस्ट कर लिया उनको. और उन्होंने क्या किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का विड्रॉ कर लिया था क्योंकि जो वो हादसा हुआ था ना, जो जेल में जला दिया गया था जेलर्स को, पुलिसमैन को, 22 पुलिस वाले जिसमें मर गए थे. तो उसके बाद गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया था इस मूवमेंट को. और इस मूवमेंट के विड्रॉ के बाद पता क्या हुआ, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ लीडर्स थे ना, वो बहुत डिसएग्री थे गांधी जी से. वो चाहते थे कि गांधी जी इस मूवमेंट को विड्रॉ ना करें, कि एक जगह पे, क्योंकि ये मूवमेंट पूरे इंडिया में रन कर रहा था और उनका मानना था कि कहीं एक जगह पे हादसा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मूवमेंट को ही ख़त्म कर दोगे. बट गांधी जी ने मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था और अब वो जो लीडर्स थे कांग्रेस पार्टी के, वो डिसएग्री थे गांधी जी से. अब देखो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, उसमें भी डिवीज़न हो गया. डिवीज़न हुआ, एक बने स्वराजिस्ट और एक को बोला गया नो चेंजेस. तो अब जो स्वराजिस्ट थे, देखो उनका बोलना क्या था और उनकी मांग क्या थी. देखो वन सेक्शन लेड बाय CR दास, चित्तरंजन दास जी जो थे, मोतीलाल नेहरू एंड अजमल खान वांटेड एन एंड टू द बॉयकॉट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल और एंट्री इनटू द लेजिस्लेटिव काउंसिल. अब देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो डिवीज़न हुआ, उसमें से जो स्वराजिस्ट वाली पार्टी थी वो पता क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि अब हम क्या करेंगे, या तो हम लेजिस्लेटिव काउंसिल को ख़त्म कर देंगे या इलेक्शन करके इसमें एंट्री करेंगे और अंग्रेज़ों का वहाँ काम करना मुश्किल कर देंगे. अब उसी में इंडियन नेशनल कांग्रेस में ही जो दूसरे तबके के लोग थे, मतलब कुछ लोगों का मानना था कि अगर हम इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंटर किए तो लोगों को ना वहाँ की जो ऐशो आराम है उसकी आदत पड़ जाएगी और हम लोगों की हेल्प नहीं कर पाएंगे. तो उनका जो थॉट था वो था कि हम क्या करेंगे, जो नो चेंजर थे वो अपोज कर रहे थे काउंसिल एंट्री को, कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री नहीं करनी है एंड कंटिन्यूएशन ऑफ बॉयकॉट, ब्रिटिशर्स का बॉयकॉट करना है हमने, एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हम कंटिन्यू रखेंगे. तो इस तरह से दो डिवीज़न हुए. अब क्या होता है, दो बन गए, एक बन गया स्वराजिस्ट पार्टी और जो CR दास और मोतीलाल नेहरू थे ना, CR दास जो थे प्रेसिडेंट बने और नया नाम जो आया इस पार्टी का, ऐसे तो हम इसको मतलब सिंपली बोलते हैं स्वराजिस्ट पार्टी, बट इसकी जो फॉर्मेशन के टाइम उन्होंने नाम दिया था तो दिया था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी और सिंपली नोन एज स्वराजिस्ट पार्टी. ठीक है. CR दास जी इसके प्रेसिडेंट थे और मोतीलाल नेहरू सेक्रेटरी थे स्वराजिस्ट पार्टी के. अब देखो क्या होता है, जो स्वराजिस्ट हैं वो क्या करते हैं, एक मैनिफेस्टो जारी करते हैं. इलेक्शन होने थे और वो एक मैनिफेस्टो जारी करते हैं. मैनिफेस्टो क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा इलेक्शन के टाइम पे जो भी इलेक्शन लड़ते हैं हमारे लीडर्स, तो वो हमारे पास आते हैं कि हमें वोट दे दो, हम अगर हम जीतते हैं तो हम ये करेंगे, ये चेंजेस लाएंगे, ऐसा ये करेंगे, ऐसा वो करेंगे. वो होता है मैनिफेस्टो. मतलब जो शर्तें रखते हैं वो कि अगर आप हमें जिताते हो तो हम ये काम करेंगे. तो वैसा मैनिफेस्टो जारी किया स्वराजिस्ट पार्टी ने और उनके जो कुछ पॉइंट्स थे वो पॉइंट्स जानकर लोग बहुत इम्प्रेस हुए उनसे. तो वो था कि अटेनिंग डोमिनियन स्टेटस,
स्वतंत्र आंतरिक मामलों में, ठीक है। अटेनिंग स्वराज, सेल्फ रूल के लिए हम फाइट करेंगे। दे नेवर कोऑर्डिनेट विद ब्रिटिशर्स, हम लेजिस्लेटिव काउंसिल में जरूर इलेक्शन लड़के जा रहे हैं, बट हम वहाँ अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे, इवन उनका काम करना वहाँ मुश्किल कर देंगे। हैविंग एन एजेंसी फॉर प्रोपोगेंडा आउटसाइड द कंट्री, कि हम ऐसी एजेंसियां तैयार करेंगे जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आउटसाइड द कंट्री के बाहर प्रोपोगेंडा करे, बताए वहाँ पे कि अंग्रेजों ने हमारे देश में मतलब कैसे लोगों का जीना हराम करके रखा है। तो लोग ना उनके जो मैनिफेस्टो थे उससे लोग इम्प्रेस हुए। और जो देखो नो चेंजर थे, उनका कहना था कि अगर आप काउंसिल में बैठोगे तो आप में पावर का लालच आ जाएगा और फिर आप देश के गरीबों के साथ जुड़ नहीं पाओगे। उनका नो चेंजर्स का कहना ये था। और स्वराजिस्ट ने बोला कि हम काउंसिल में एंट्री करके अंग्रेजों की हेल्प नहीं करेंगे बल्कि उनका काम करना वहाँ मुश्किल कर देंगे। तो ये दो तरह के स्कूल ऑफ थॉट थे इन पार्टीज के, तभी इंडियन नेशनल कांग्रेस का डिवीजन हुआ था स्वराजिस्ट और नो चेंजर में से। अब देखो क्या होता है, मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, स्वराजिस्ट मैनिफेस्टो फॉर इलेक्शन, ये आप यहाँ से रीड करोगे। अब बात करते हैं कि गांधी जी का क्या एटीट्यूड था। जैसे अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का डिवीज़न हो गया, स्वराजिस्ट पार्टी बन गई है ना, नो चेंजर्स, उसका भी अब देखो डिवीज़न हो गया। तो अब गांधी जी का क्या एटीट्यूड था इस पे। तो देखो गांधी जी तो पहले गांधी जी को जेल हो गई थी 1922 में। अब क्या होता है, इनिशियली तो उन्होंने अपोज किया था स्वराजिस्ट को, बट आफ्टर हिज रिलीज फ्रॉम जेल, बट जैसे ही वो जेल से निकले ना तो 1924 में उनको मतलब जेल से रिहा कर दिया गया था, क्योंकि वो वहाँ ना कुछ बीमार रहने लगे थे बहुत ज़्यादा। और फिर अंग्रेज़ों को ये हुआ कि अगर गांधी जी को कुछ हो गया तो लोग हमारा जीना ऐसे ही हराम कर देंगे, तो इनको रिहाई कर देते हैं। गांधी जी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे और वो कुछ बीमार से रहते थे, तो फिर गांधी जी को रिहा कर दिया गया था 1924 में जेल से। और फिर पहले तो वो इनिशियली अपोज कर रहे थे स्वराजिस्ट को, बट फिर उन्होंने ओपनली सपोर्ट करना उनका शुरू कर दिया, क्योंकि स्टार्टिंग में जो स्वराजिस्ट थे इन्होंने बहुत काम किया। ये अंग्रेजों के मुंह पे ये बात बोलते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में होने के बाद भी कि हम तुम्हारे लिए काम नहीं करेंगे। कोई भी ऐसा बिल होता था तो उसको पास नहीं होने देते थे। अब देखो क्या होता है, 1923 में इलेक्शन हुए। 1923 में इलेक्शन हुए और स्वराजिस्ट जो थे वो उनको 141 में से 42 सीट्स जो थी उसमें वो जीत जाते हैं, 42 सीट्स उनको मिल जाती है। अब क्या होता है, बेलगांव सेशन हुआ है 1924 में, ठीक है। गांधी जी ने वहाँ अपने भाषण में फुली सपोर्ट किया स्वराजिस्ट को और अग्रीमेंट करवाया स्वराजिस्ट और नॉन चेंजर के बीच में, मतलब उन जो एक दूसरे के अगेंस्ट थे वो, तो उनका थोड़ा सा अग्रीमेंट करवाया एक दूसरे के प्रति। एंड गांधी जी ने ये भी कहा था बेलगांव सेशन में कि स्वराजिस्ट इज इंटरनल पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये कोई अलग नहीं है, ये कांग्रेस का ही पार्ट है। अब देखो एक बात और है इसकी बेलगांव सेशन की ही, कि गांधी जी ने फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंसी की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की बेलगांव सेशन में। फिर इसके बाद कभी नहीं बने थे वो, ना ही इससे पहले बने थे, ठीक है। अब देखो हम बात करेंगे स्वराजिस्ट एक्टिविटी इन काउंसिल, इनकी क्या एक्टिविटी थी काउंसिल में उसके बारे में बात करेंगे। देखो यहाँ पे भी इनका भी डिवीज़न हो जाएगा दोबारा से। अब देखो स्वराजिस्ट जो थे उन्होंने क्या किया, इनिशियली तो दे ऑल आर वर्क वेरी वेल, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बट ग्रेजुअली द स्वराजिस्ट पोजीशन हैड वीकेंड, धीरे धीरे टाइम के साथ ना उनकी पोजीशन भी कमज़ोर होने लगी। वो कैसे, जो सरकार थी, जो ब्रिटिशर थे ना, उन्होंने ऐसी स्ट्रेटेजी जो डिवाइड एंड रूल वाली जो स्ट्रेटेजी वो अपनाते थे, उन्होंने वो भी वहाँ शुरू कर दिया, क्योंकि काउंसिल में जो स्वराजिस्ट थे वो एक ही कास्ट के लोग नहीं थे या एक ही तबके के लोग नहीं थे, डिफरेंट थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे। तो गवर्नमेंट ने ना स्वराजिस्ट के बीच में ही उनको आपस में ही लड़ाने का काम शुरू कर दिया, हिंदुओं को मुस्लिमों के अगेंस्ट, मुस्लिमों को हिंदुओं के अगेंस्ट, और वो इसमें सक्सेसफुल रहे। अब इस टाइम पे पता क्या होता है, द स्वराजिस्ट लॉस्ट द सपोर्ट ऑफ मैनी मुस्लिम व्हेन पार्टी डिड नॉट सपोर्ट द टी। इस टाइम पता क्या होता है,
बंगाल की बात है ये। बंगाल में क्या होता था, टीनेंट्स थे। टीनेंट्स होता है एक तरह के मतलब टाइप ऑफ किराएदार होते हैं। वो क्या कर रहे थे, वो कुछ प्रोटेस्ट करते जमींदारों के अगेंस्ट, बट उसमें राइट तो जमींदार ही थे। जमींदार जैसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज़मीनें होती हैं, फिर वो किराए पे अपनी ज़मीन दे देते थे गरीब लोगों को बीजने के लिए, रहने के लिए। तो उसी का ही कुछ ये वाद विवाद चल रहा था। और इसमें जो स्वराजिस्ट थे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया टीनेंट्स का। तो और जो टीनेंट्स थे वो मैक्सिमम मुस्लिम थे, मोस्ट ऑफ द टीनेंट्स वर मुस्लिम। तो फिर अगर उन्होंने स्वराजिस्ट ने उनकी सुनाई नहीं की और फिर उनका जो सारा सपोर्ट था मुस्लिमों का वो लोस्ट पार्टी को मिला नहीं। अब यहाँ पे क्या होता है, ये धीरे धीरे स्वराजिस्ट भी वीक होने लगे, इनमें भी डिवीज़न हो गया। इनमें क्या डिवीज़न हुआ, स्वराजिस्ट पार्टी आपस में बंट गई। इस कम्युनल एलिमेंट्स एक्यूज लीडर, जो कुछ लोग थे ना वो एक्यूज लगे लीडर्स को करने। कुछ लीडर्स को वो बोलते थे, जो हिंदू लीडर थे उनको बोलते थे कि ये तो मुस्लिम है, ये एंटी हिंदू हैं, ये मुस्लिमों का ही सपोर्ट करते हैं। और जो मुस्लिम लीडर्स थे उनको बोलते थे ये एंटी मुस्लिम है, ये तो हिंदुओं का सपोर्ट करते हैं। और जब स्वराजिस्ट का डिवीज़न हुआ तो दो पार्टीज बन के आई इसमें से भी। एक को हमने बोला रिस्पॉन्सिविस्ट और दूसरी को बोला नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट। देखो अब सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसका डिवीज़न हुआ स्वराजिस्ट एंड नो चेंजर में। फिर स्वराजिस्ट का अगेन डिवीज़न हो गया रिस्पॉन्सिविस्ट और नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट में, ठीक है। और इसी टाइम पे क्या हुआ, जो चित्तरंजन दास जी जो प्रेसिडेंट थे स्वराजिस्ट पार्टी के, उनकी डेथ हो जाती है। 1925 की बात है। और इस स्वराजिस्ट फिर वीक पड़ना शुरू हो गए। अब देखो क्या होता है, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। In 1930, the Swarajist finally walked out as a result of the Lahore Congress resolution on Puran। अब देखो क्या होगा, अभी तो ये वीक पढ़ रहे थे 1925 के टाइम पे, बट 2-4 साल के बाद 1930 के अराउंड ये फिर एक पूरे जोश के साथ आएंगे और फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू होगा और पूर्ण स्वराज का नारा दिया जाएगा। और फिर एक बार फिर ये मतलब इनका बोलबाला होगा देश की जनता में। अब देखो हमने पढ़ा स्वराजिस्ट का। अब देखते हैं कंस्ट्रक्टिव वर्क बाय नो चेंज। जो नो चेंजर थे ना, देखो उन्होंने वो भी साइड वाइज, एक तरफ स्वराजिस्ट जो थे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में काम कर रहे थे और ये जो नो चेंजर थे ये क्या कर रहे थे, गरीबों की तरह रह के ही गरीबों की मदद कर रहे थे। कोई सुख सुविधा नहीं थी इनके पास। जैसे अब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर बन गए उनको तो गाड़ी भी मिल रही है, सूट बूट मिल रहा है पहनने को, ड्राइवर मिल रहा है, हर चीज़ मिल रही है। बट ये जो नो चेंजर थे ये वही सिंपल धोती में और गरीबों की तरह मतलब गरीबों की हेल्प कर रहे थे। अब इन्होंने उस टाइम पे क्या किया, इन्होंने बहुत सारे आश्रम बनाए। वहाँ पे हर तरह के लोग, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, मैन, वुमेन, गोरे काले, हर तरह के लोग वहाँ साथ में काम करते थे और उनको चरखा चलाना सिखाया गया। चरखे की अहमियत और खादी की अहमियत लोगों में पॉपुलर करवाई गई, मतलब लोगों में उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ाई गई। और जो इन्होंने क्या किया, नेशनल स्कूल्स और कॉलेजेस, बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस खोले जहाँ इंग्लिश जो थी उसका बायकॉट था, इंग्लिश सब्जेक्टों का बायकॉट था। और जो अपनी हिंदी और बाकी जो आध्यात्मिक शिक्षा हमारी चलती थी वो बच्चों को सिखाया जाना शुरू किया गया, है ना। इन्होंने सिग्निफिकेंट वर्क किया। हिंदू मुस्लिम यूनिटी का प्रमाण भी, हिंदू और मुस्लिम एक साथ यहाँ पे काम कर रहे थे। रिमूविंग अनटचेबिलिटी, छुआछूत को रिमूव, बाइकआउट ऑफ फॉरेन क्लॉथ एंड लिक्विड। भाई फॉरेन चीज़ों का बाइकआउट किया उन्होंने, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कर रहे थे ना, ये कुछ कुछ चीज़ें बाइकआउट कर रहे थे फॉरेन चीज़ों का, तो वो सारा इन्होंने यहाँ पे उसके अगेंस्ट ही काम किया। अब देखो इन्होंने द कंस्ट्रक्टिव वर्कर्स सर्व्ड एज द बैकबोन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस एज एन एक्टिव ऑर्गेनाइजर। अब देखो जैसे ही 1930 वाला टाइम आएगा ना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के स्टार्ट होने का टाइम, ठीक है, तो मतलब इनका भी बहुत बड़ा रोल था नो चेंजर्स का। जो भी साइड वाइज में ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, लोगों को अवेयर कर रहे थे, तो देश की आज़ादी के लिए इनका भी सेम वही काम, कंस्ट्रक्शन इनकी चल रही थी साइड वाइज में, ठीक है। अब देखो यहाँ इमर्जेंस ऑफ न्यू फोर्सेस, सोशलिस्ट आइडियाज़, यूथ पावर, ट्रेड यूनियनिज्म, इसके बारे में आप रीड करोगे वो सारा बताया गया है यहाँ पे। देखो ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म, ये फर्स्ट टाइम हुआ था। एक ट्रेड यूनियन मूवमेंट भी देखने को मिला
और जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट लेड किया गया था वो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस फाउंडेड इन 1920, और लाला लाजपत राय जी इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे एंड दीवान चमन लाल इज जनरल सेक्रेटरी थे इस मूवमेंट के। तो इन्होंने भी मूवमेंट किया था अंग्रेजों के ही अगेंस्ट, ठीक है। कास्ट मूवमेंट देखो, फिर पीजेंट एजिटेशन, ये हर चीज साइड बाई साइड चलती रही। अब हम बात करेंगे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी ड्यूरिंग द 1920, जो कुछ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी 1920s के अराउंड हुई थी उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो इसमें क्या हुआ कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी डोमिनेटेड बाय हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसको एक तरह से मतलब आर्मी HRA और आर्मी थी एक तरह से ये, लेटर रीनेम्ड, बाद में इसका नेम चेंज कर दिया गया था, इसका नाम रखा गया था बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। 9 अक्टूबर 1924 में कानपुर में इसकी फाउंडेशन जो थी रखी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल जो थे, जोगेश चंद्रा चटर्जी एंड सचिन सन्याल विद एम टू ऑर्गेनाइज एन आर्म्ड रेवोल्यूशन अगेंस्ट गवर्नमेंट। ये कुछ लोग थे, ये लीडर्स थे। इनका मानना था कि जैसे गांधी जी कर रहे हैं प्रोटेस्ट अहिंसा के साथ, तो उससे हमें आज़ादी मिलने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम उतना वेट नहीं करेंगे, हम खुद की एक आर्मी बनाएंगे और इन अंग्रेजों के अगेंस्ट काम करना शुरू करेंगे, ठीक है। अब मूव करते हैं। देखो यहाँ पे दिया गया है, ये है हमारा काकोरी रोबरी, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। काकोरी रोबरी के बारे में पढ़ेंगे हम। ये हुआ था ट्रेन हादसा था एक तरह से, ये अगस्त 1925 में हुआ था। इसमें पता क्या है, इट वॉज अ ट्रेन रोबरी दैट टुक प्लेस इन एट काकोरी। काकोरी जो है एक विलेज था, लखनऊ के पास में है ये विलेज, और 9 अगस्त 1925 में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ये ट्रेन रोबरी की गई थी। इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन रेवोल्यूशनरी ऑफ HRA। जो HRA के रेवोल्यूशनरी थे ना, HRA के लीडर्स थे, उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया। उन्होंने ये पूरा जाल बनाया कि हम ये जो ट्रेन आ रही है हम इसको लूटेंगे, ठीक है। और द रॉबरी वाज प्लान बाय राम प्रसाद बिस्मिल एंड असफकुल्ला खान लूटेड ऑफिशियल रेलवे कैश। इसमें मतलब ट्रेन में कैश था अंग्रेजों का आ रहा था, वो उसको इन्होंने लूटना था, ठीक है। अब क्या होता है, गवर्नमेंट क्रैकडाउन आफ्टर द काकोरी रोबरी लेड टू अरेस्ट ऑफ मैनी। अब क्या हुआ कि ये इन्होंने लूट तो लिया, वो सफल रहे ये इसमें, बट हुआ क्या था कि पकड़े गए। इन्हीं का ही कोई साथी था जिसने पुलिस में जाके कंप्लेंट कर दी, मतलब कोई गद्दार था जिसने पुलिस वालों को पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी, और 17 लोगों को जेल की सजा हुई। 4 ट्रांसपोर्टेड फॉर उम्र कैद एंड 4 बिस्मिल, असफकुल्ला, रोशन सिंह एंड राजेंद्र लहरी जो थे, इनको फांसी की सजा हुई थी। बिस्मिल जो थे, राम प्रसाद बिस्मिल जी जो थे, जो HRA के फाउंडर थे, उनको भी फांसी की सजा हो गई थी। देखो अब इसके बाद क्या होता है, इसका जो रीनेमिंग की गई थी ना HRA की, HSRA जो इसका नाम रखा गया था, वो जो थे अंडर द लीडरशिप ऑफ चंद्रशेखर आजाद, द नेम ऑफ HRA वॉज चेंज टू हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। यूथ में एक अलग तरह का उबाल, और जो यंगर यूथ था हमारा, जो यंग लड़के थे, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट शुरू किया। उनका था, वो क्या करते थे कि कहीं पे इन अंग्रेजों का पैसा, अंग्रेजों के हथियार, आर्मरी वो लूटते थे, और इन्हीं के अगेंस्ट फिर अपनी एक आर्मी बनानी, और जो बड़े बड़े इनके लीडर्स थे उनको मारने के अगेंस्ट ये पूरा प्लान बनाते थे और उनको मारना ये शुरू कर थे। क्योंकि ये इनका मानना था कि गांधी जी जिस हिसाब से कर रहे हैं उस हिसाब से तो हमें कई साल लग जाएंगे हमारे देश को आज़ादी के लिए, तो हमें एक्शन लेना ही पड़ेगा, मतलब शांतिपूर्वक तरीके से अंग्रेज हमारे देश को छोड़ के नहीं जाने वाले। सो दिस इज़ हाउ दे आर ऑल्सो इन्वॉल्विंग इन इंडिपेंडेंट मूवमेंट, इंडिपेंडेंस का जो मूवमेंट चल रहा था। अब देखो इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट जो है सोंडर्स मर्डर केस जो क्या था। अब देखो लाहौर की बात है ये, दिसंबर 1928 की बात है ये। क्या होता है,
द डेथ ऑफ शेरे पंजाब, लाला लाजपत राय जी को शेरे पंजाब कहा जाता था। लाठीचार्ज, वो क्या कर रहे थे कि लाहौर में ना शांतिपूर्वक तरीके से प्रोसेशन कर रहे थे साइमन कमीशन के अगेंस्ट, एंटी साइमन कमीशन प्रोसेशन कर रहे थे वो, है ना। साइमन कमीशन वापस जाओ, वो सब में वो लोगों में मतलब लोग इकट्ठे हुए थे वहाँ पे, और वो अपना एक शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे थे। अब वहाँ पे क्या होता है कि जो पुलिस है, वो सॉन्डर्स जो था उसने वो ऑर्डर देता है और लाठी चार्ज करवाता है, वहाँ पे जो भी लोग इकट्ठे हुए थे उन पे लाठी चार्ज करवाता है। और फिर क्या होता है, इस लाठी चार्ज में जो लाला लाजपत राय जी थे उनके ना सिर पे गहरी चोट आ जाती है और उनकी डेथ हो जाती है, और अब भगत सिंह, आज़ाद और राजगुरु जो थे वो क्या डिसाइड करते हैं कि हम इस सॉन्डर जो था इसको मार देंगे। वो एक पुलिस ऑफिशियल था और वो रिस्पॉन्सिबल था इस लाठी चार्ज के लिए लाहौर में। तो इन्होंने प्लान बनाया, भगत सिंह, आज़ाद और राजगुरु जी ने इन्होंने प्लान बनाया और सॉन्डर को मार दी गोली और वो मर गया। और ये मतलब वहाँ से निकल भी आए, उसको मार के जेल में मारा और उसको मार के वहाँ से निकल भी आए, भाग गए। किसी को कोई पता नहीं था कि उसकी डेथ किसने की। अब ये केस कुछ टाइम तक चला, फिर क्लोज हो गया क्योंकि पता ही नहीं लगा पाए वो कि मर्डर किसने किया है। अब क्लोज, ये केस बंद हो गया। अब देखो इसके बाद क्या होता है। बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, अप्रैल 1929 की बात है। भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त वर आस्क्ड टू थ्रो अ बॉम्ब इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन 8 अप्रैल 1929 टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट। 2 बिल आए लेजिस्लेटिव असेंबली में, और जो भगत सिंह थे और बटुकेश्वर दत्त थे उन्होंने क्या किया, बॉम्ब फेंक दिया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में उस बिल के अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उस चक्कर में। जो बिल था इसमें क्या था कि जो वर्कर के राइट्स थे ना उनको कम किया जा रहा था, और इन्होंने बॉम्ब को ऐसी जगह फेंका था जहां लोग नहीं बैठे थे। मतलब इस बॉम्ब के फेंकने से किसी की डेथ नहीं हुई थी, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ था, और इन्होंने अपने आप ही खुद को अरेस्ट करवा लिया था। जो भगत सिंह जी थे और बटुकेश्वर दत्त, इन्होंने खुद ही अरेस्ट करवा लिया था। और जो सॉन्डर्स मर्डर केस था ना उसको दोबारा से ओपन कर दिया गया। क्यों? उन्हीं का एक साथी था, वही फिर गद्दार निकला और उसने वो सारी स्टेटमेंट दे दी पुलिस को कि भगत सिंह ने ही गोली चलाई है सॉन्डर्स पे। और अब क्या हुआ, उन्होंने वो अंग्रेजों ने, वो तो इसी तांग में थे अंग्रेज, इन्होंने दोबारा से उस केस को ओपन किया और भगत सिंह को कहा कि वो इसमें इन्वॉल्व थे। भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु, ठीक है, इन तीनों को ठहराया। अब क्या होता है, इनको हो गई जेल, भगत सिंह और सुखदेव, राजगुरु, और ये इनके साथ कुछ और भी रेवोल्यूशनरी थे, उनको सबको ले गए, ये पकड़ के जेल में डाल दिया। अभी इनकी केस की हियरिंग्स चल ही रही थी, है ना। और भगत सिंह जो थे वो बहुत पढ़े लिखे, बहुत एजुकेटेड थे और इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते थे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते थे कि अंग्रेज तो क्या ही बोलते थे इनके आगे। तो ये क्या करते हैं कि जब इनको जेल में रखा गया तो इनके जो सेल था ना उसकी सफाई होती थी ना, इनको खाना अच्छा दिया जाता था, इतनी गंदगी और इतनी बुरी हालत थी। तो भगत सिंह ने क्या किया कि जेल में ही प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा खाना इतना गंदा है, हम जो हैं वो पॉलिटिकल प्रोटेस्टर हैं, एंड सेल की सफाई हो रही है। और जो अंग्रेजों ने अपने वाले बंदे कोई पकड़े हुए होते थे ना तो उनमें बढ़िया उनको खाने के लिए आ रहा है, बढ़िया साफ सफाई है, पर इनके वाले सेल में बहुत बुरी हालत थी। तो ये भूख हड़ताल पे बैठ गए और 64 डेज तक चली थी ये भूख हड़ताल, बिना कुछ खाए पिए। उन्होंने 64 दिन तक ये हड़ताल शुरू की थी और इनमें से इनके एक फ्रेंड की डेथ भी हो गई थी। अंग्रेज इतने चालाक थे, पानी तक नहीं देते थे पीने को जब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। जो पानी के घड़े थे ना, हाँ लिक्विड ले सकते थे, हाँ प्रोटेस्ट में जो पानी के घड़े थे इन्होंने उसमें भी दूध डाल के रखा था, तो इनको पानी तक नहीं देते थे ये पीने के लिए। अंग्रेजों ने इतना इनका मतलब इनके साथ अत्याचार किए थे उस टाइम भी। और इन्हीं के टीम में थे चंद्रशेखर आजाद जी, ठीक है, वो लीडर थे HRA के। अब देखो वो पकड़े नहीं गए थे,
उन्होंने क्या किया, जो वॉइसरॉय इरविन था ना, उसने ही इनको जेल में डाला था। अब चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बोला कि जो वॉइसरॉय इरविन है मैं उसी को उड़ा दूंगा, और उन्होंने कोशिश भी की बट वो सफल नहीं हुए थे। और फरवरी 1931 की बात है, जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं वो छुपे हुए थे, पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई थी, और वो आज़ाद पार्क नाम की जगह है इलाहाबाद में, वहाँ पे वो छुपे हुए थे। और वहाँ पे उन्हीं का एक साथी था जो उनकी जो मतलब उन तक औरों की खबरें पहुँचाता था, और चंद्रशेखर आज़ाद जी की खबर बाहर पहुँचाता था। उस आदमी ने क्या किया, वो मिलता है चंद्रशेखर आज़ाद जी से आज़ाद पार्क में, और चंद्रशेखर आज़ाद जी उस बंदे के पास पैसे भी देते हैं थोड़े से कि तू ये खर्चा कर लेना। मतलब वो उनको पता नहीं था कि ये मेरा दोस्त ही गद्दार निकलेगा, और वो बाहर जाके पुलिस को खबर दे देता है कि हाँ वो यहीं छुपे हुए हैं। अब क्या होता है कि पुलिस चारों तरफ से चंद्रशेखर आज़ाद जी को घेर लेती है और अनाउंसमेंट शुरू कर देती है कि तुम जहाँ भी हो बाहर निकल के आ जाओ, तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। अब चंद्रशेखर आज़ाद जी ने क्या किया कि मैं तुम्हारे हाथ तो लगूंगा नहीं, और उन्होंने खुद को खुद ही गोली मार ली थी। ठीक है, अब इसके लिए आपको मैं रेफ़र करूँगी एक मूवी। ये जो भी मैंने आपको अभी स्टोरी सुनाई, ये कहानी आपको इतने अच्छे से समझ आएगी और इतने अच्छे से याद हो जाएगी। आपने एक मूवी देखनी है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, अजय देवगन की मूवी है। आई रिक्वेस्ट कि आप इस मूवी को प्लीज़ 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 देखिएगा। आप जब इस मूवी को अभी जैसे मैं आपको ये कहानी सुना रही हूँ ना, तो ये सारा वो मूवी मेरे दिमाग में पूरी चल रही है एक फिल्म की तरह। मतलब आप उस मूवी को देखोगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरह क्लैरिफाई हो जाएंगी। संडे को पक्का उस मूवी को देखिएगा। एंड अब भी मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे, दैट इज चिटगोंग आर्मरी रेड, अप्रैल 1930 की। क्या थी ये चिटगोंग आर्मरी रेड? इसमें पता क्या था, आर्मरी होता है हथियार घर, तो चिटगोंग में क्या हुआ, 18 अप्रैल 1930 को बाय आर्म्ड इंडियन इंडिपेंडेंस फाइटर लेड बाय सूर्य सेन, सूर्य सेन इसके हेड थे। आर्म्ड इंडियन इंडिपेंडेंस फाइटर, एक समझ लो एक तरह से ये भी इंडिपेंडेंस मूवमेंट में हेल्प कर रहे थे, भारत को आज़ादी दिलाने के लिए ही काम कर रहे थे। इन्होंने रेड डाल दी आर्मरी ऑफ पुलिस, जो हथियार घर था पुलिस वालों का, उस पे। और देयर वाज अ लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ यंग वुमेन। इस चिटगोंग आर्मरी रेड में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन देखा गया था वुमेन्स का, और वुमेन्स का कोई छोटा मोटा पार्टिसिपेशन नहीं था। वुमेन्स इसमें गन का यूज़ कर रही थी, गन चला रही थी। ये कुछ हैं फेमस, प्रीतिलता, कल्पना दत्त, शांति घोष, सुनीति चंदेरी, बीना दास। मतलब इन्होंने इतना तगड़ा काम किया था ना यहाँ पे कि इस चिटगोंग आर्मरी रेड में जो इन वुमेन्स का पार्टिसिपेशन देखा गया था ना, इसको देख के सब हैरान थे। औरतें जो थी गन लेके उतर गई थी और पूरा सपोर्ट दे रही थी पार्टीज को अंग्रेजों के अगेंस्ट काम करने का। ठीक है, तो चिटगोंग आर्मरी रेड यही थी कि जो पुलिस का हथियार घर था वहाँ पे रेड डाली थी उन्होंने और हथियार वहाँ से लिए थे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू जी ने ना अप्रिशिएशन कर दिया अपने एक भाषण में। उन्होंने कह दिया कि जो वुमेन्स का यहाँ पे रोल देखा गया वो लाजवाब था, मतलब जैसे औरतें हथियार लेके उतरी। उन्होंने अपने एक भाषण में ऐसा बोल दिया, और उनको जवाहरलाल नेहरू जी को अरेस्ट कर लिया गया। सेडिशन के चार्जेस उन पे लगा दिए गए। सेडिशन का मतलब होता है कि आप सरकार के अगेंस्ट कुछ बोल रहे हो या सरकार के अगेंस्ट वाली चीज़ों को प्रमोट कर रहे हो। ठीक है, तो सेडिशन चार्जेस लगा दिए गए और उनको 2 साल की जेल कर दी गई थी। ठीक है, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। या तो चैप्टर 17 हमने कंप्लीट कर लिया है। जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आपने वो सुननी है, और जो मूवी मैंने आपको बताई है प्लीज़ उस मूवी को देख लीजिएगा। आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे चैप्टर 18, साइमन कमीशन एंड दी नेहरू रिपोर्ट। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा जो मेरे नोट्स हैं वो दिखा देती हूँ। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ये देखो ये मेरे नोट्स हैं कुछ। अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, नहीं है ये
मैं साथ साथ में हिंदी में भी लिखती हूँ मेरी क्लैरिफिकेशन के लिए। आई एम मूविंग द पेज। स्वराजिस्ट एक्टिविटी पे थोड़े से मैंने नोट्स बनाए हैं, यू कैन सी। ओके, एंड दिस इज द सेकंड पेज। काकोरी रोबरी के बारे में है, सोंडर्स मर्डर, बॉम्ब इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ये रही वो मूवी, मैंने नाम लिखा है। प्लीज इस मूवी को जरूर देखिएगा। आप देख लोगे ना मूवी, फिर आप मुझे बोलोगे कि वाओ, अगर हम ये मूवी नहीं देखते तो हमें चीज़ें इतनी अच्छे से समझ नहीं आती। प्लीज़ इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। आप इस मूवी को देखोगे ना तो आप रोओगे, आपके आंसू नहीं थमेंगे। मतलब जो हमारे लिए इन लीडर्स ने काम किया है ना हमें आज़ादी दिलाने के लिए, मतलब नेक्स्ट लेवल, उन्होंने इतना कुछ सहा है। मतलब सो यही 2 पेज के नोट्स मैंने बनाए हैं इस पे। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप इनको कॉपी कर लीजिएगा इनकी। एंड दिस इज़ हाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।